हम लोग अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक करते हैं एक्चुअल में। इसके बाद एक ही टॉपिक बच रहा है, दैट इज बायोमोलिक्यूल एंड पॉलीमर। तो उसका नोट्स मैंने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो हम लोग अब लास्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज अमीन्स। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम लोगों के कुछ पुराने रिएक्शंस बचे हुए हैं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, एक दो वो लिख लेते हैं। फिर हम लोगों का अमाइड बचा हुआ है वो करेंगे, और साथ में ये चैप्टर, मतलब ये सब मिला जुला करके ये चैप्टर में हम लोग सारे रिएक्शंस मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कोई रिएक्शन बच भी गया है तो वो हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलो एक दो रिएक्शंस को लिख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका फिनॉल प्लस थिलीन, फिनोप्थिलीन। तो फिनोप्थिलीन के बारे में मैंने एक बार पहले बताया हुआ है, पर फिर से कर लेते हैं कि क्या है और कैसे बनता है। तो देखो, सबसे पहले अगर आपके पास दो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसको हीट करते हो तो ये आपके पास है, दिस इज थैलिक एसिड। अगर आप थैलिक एसिड को अगर आप हीट करते हो तो इससे ये मॉलिक्यूल बनता है, ये। तो दिस इज थैलिक एनहाइड्राइड। तो ये आपके पास थैलिक एनहाइड्राइड है। अगर आप थैलिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन अगर आप फिनॉल के साथ करते हो, देखो ये फिनॉल है, फिनॉल में ये दो फिनॉल लेना है, दो फिनॉल एक्चुअल में। अगर आप फिनॉल के साथ करते हो और इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, यहाँ पे हमें H2SO4 चाहिए या फिर कोई भी एसिड, मतलब एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए, एक अच्छा खासा डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट चाहिए। समझ लो H2SO4 इज अ गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो वो क्या करेगा, फिनॉल के दोनों फिनॉल के पैरा वाले H और ये डबल बॉन्ड O मतलब निकाल देता है बाहर, और इसके बाद एक ये मॉलिक्यूल बनता है, जो मॉलिक्यूल बनेगा, देखो यही आपका होगा, इसका नाम है वो जो लिखा हुआ है, दैट इज फिनोप्थिलीन। ठीक है, तो ये रिएक्शन लिख लो, ये आप लोगों को याद रखना है। तो जब भी थैलिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन फिनॉल के साथ करते हैं तो उसी से मिलकर बना फिनॉल और थैलिक, तो फिनोप्थिलीन। ठीक है, तो दिस इज फिनोप्थिलीन। तो जब भी थैलिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन फिनॉल के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो फिनोप्थिलीन बनता है, या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ एनी डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो ये आपका बनता है फिनोप्थिलीन। ठीक है, तो ये फिनोप्थिलीन हो गया। एक इसके अलावा एक दो मिलते जुलते और भी ये फेमस कंपाउंड है, वो लिख लेते हैं। सेकेंड करते हैं एस्पिरिन। एस्पिरिन इवन एक मेडिसिन भी है जो हम लोग यूज करते हैं फॉर फीवर या फिर फॉर अ पेन, फॉर मतलब बॉडी में अगर पेन है, बॉडी एक के लिए, फिर बॉडी पेन के लिए या फिर फीवर के लिए इसका यूज करते हैं। देखो होता क्या है, अगर एक ही पे OH और अगर एक पे CO मतलब AOH और बगल में COH लगा होता है तो ये कहलाता है दिस इज सैलिसिलिक एसिड। ये आया होगा कई बार, मैंने बताया था सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड की अगर आप रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करते हो, ठीक है, तो क्या होगा देखते हैं। थोड़ा सा वही एसिडिक मीडियम में अगर आप इनका रिएक्शन करोगे तो जैसा मैंने पिछले वाले चैप्टर में बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव के केस में कि ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइलों को अटैक करके इसको बाहर निकाल सकता है। तो और H को ट्रांसफर कर देना, वो उतना बड़ा इशू नहीं है। तो क्या बनेगा, COOH फिर O, C डबल बॉन्ड O, CH3, और बाकी जो निकल गया वो अलग कर लेते हैं। बाकी क्या बचा, CH3 COOH। तो इसमें बच रहा है एसिटिक एसिड, और ये जो मॉलिक्यूल है इसका नाम आपके पास क्या होगा, ये आपका देखो
इसको पता होगा, इसको एसिटिल बोलते हैं। अरे एसिटिल पता होगा ना, एसिटिल ग्रुप एसी एसिटिल, और ये क्या है सैलिसिलिक एसिड, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं एस्पिरिन। तो ये एस्पिरिन का स्ट्रक्चर, ये एस्पिरिन को बनाने का तरीका है, इसको लिख लो, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो एस्पिरिन बनाने का ये मेथड होता है, इसको लिख लो, ये हो गया आपका एस्पिरिन। ठीक है। ये एक किस्म और कर लेते हैं, एक आता है DDT। ये क्या है पहले लिख लेते हैं, तब पता होगा, वैसे बहुत लोगों को पता होगा, बहुत फेमस मॉलिक्यूल, पर पहले बना लेते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। तो देखो होता क्या, CCl3CHO, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोरल। अरे मैंने ये बताया होगा, एल्डिहाइड कीटोन के टाइम पे भी आया था क्लोरल। अगर आप क्लोरल का रिएक्शन क्लोरोबेंजीन के साथ करते हो, और 2 टाइम्स लेना है क्लोरोबेंजीन, इसमें भी सेम भाई H2SO4, एक्चुअल में भाई कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। तो 2 बार लेना, तो 2 बार मतलब मैं इसको चलो 2 बार लिख देता हूँ। ये रिएक्शन बहुत हद तक उससे मिलता जुलता फेनोप्थलीन वाले से, ये H और ये Cl, तो फिर से भाई वाटर बाहर निकाल दो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो क्या बनेगा देखो, 3 क्लोरीन इस पे लगे हुए हैं, बगल वाले पे CH, ये तो इसमें देखो क्या हुआ, इस पे 2 क्लोरो है, तो इसको क्या बोलेंगे डाइक्लोरो, और क्लोरीन किससे जोड़े फिनाइल से, तो इसको क्या बोलेंगे डाइफिनाइल। फिर यहाँ पे कितने क्लोरो 3, तो इसको बोलते हैं फिर ट्राई क्लोरो इथेन। और ये IUPAC नेम ने कॉमन नेम है, तो DDT यही है, ड्राई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन, ठीक है। ये मॉलिक्यूल है, तो ये आपका बनेगा मतलब जिससे बनता है DDT। तो अगर आप क्लोरल का रिएक्शन क्लोरोबेंजीन के साथ करते हो तो DDT फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शन से आपको ध्यान रखना है। और DDT आपको पता होता है इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड होता है। तो ऐसा एक मॉलिक्यूल पीछे भी था, आपको अगर याद होगा, बेंजीन की रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ कर रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो बन रहा था ना वो आपका हेक्साक्लोरो, मतलब बेंजीन हेक्साक्लोराइड, अरे बना था बेंजीन हेक्साक्लोराइड, वो गामाक्सिन, याद करो गामाक्सिन आया था, वो जो बेंजीन की रिएक्शन Cl2 के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, गामाक्सिन, वो भी क्या था पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड, ये भी, तो इनको याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग अब चलो फिर से अमाइड पे आते हैं। अमाइड, तो अरे भाई अमाइड कार्बोक्सिलिक एसिड इस डेरिवेटिव में बचा हुआ है, उसका समझ लो, इसका समझ लो, बात है कि अमाइड पे आते हैं। तो देखो अमाइड का पहले लिख लो प्रिपरेशन, तो इसको प्रिपरेशन में ऐसा कुछ नहीं जो आपको ना पता हो, सब आपको पता है। अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका रिएक्शन अगर आप अमोनिया के साथ करते हो, तो पहले तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, बनेगा RCOONH4। तो अगर आप इसको हीट कर दो, मैंने जैसे पहले बताया था 150 डिग्री से 200 तक, तो फिर बन जाएगा RCONH2 और वाटर बाहर, ठीक है। तो हीट करने पे ये मॉलिक्यूल बन जाता है अमाइड। और क्या हो सकता है, अगर आपके पास क्लोराइड है, मान लेते हैं एसिड क्लोराइड है, अगर आप इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हो, प्लस वैसे HCl बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल आपके पास बनेगा। तो अगर आप एसिड क्लोराइड के रिएक्शन भी अमोनिया के साथ करोगे तब भी वही आपका अमाइड बनेगा। तो जितने भी एसिड थे, मतलब एसिड या उसके डेरिवेटिव थे, तो उनके साथ आपको मेनली अमोनिया मिल जाएगा, मतलब अमाइड मिल जाएगा। जैसे मान लो अगर आपके पास एक ईस्टर है, तो अगर आप एक ईस्टर के रिएक्शन अगर आप अमोनिया के साथ करते हो तो ये सफिशिएंट होना चाहिए। फाइनली आपके पास क्या बनेगा, RCONH2 प्लस R-OH,
ठीक, ये रिएक्शन हो जाएगा। अगर आपके पास एक एनहाइड्राइड है तब भी सेम वही आपके पास, अगर आप अमोनिया के साथ रिएक्शन करोगे तो वैसे केस में वो दोनों साइड से अटैक करके तो 2 टाइम RCONH2 प्लस वाटर ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या है कि अमाइड को बना सकते हो, मतलब कोई भी एसिड डेरिवेटिव ले सकते हो कि अमाइड मतलब अमोनिया इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल एंड ऑल्सो अ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप, तो निकलेगा भी नहीं और अटैक इजिली कर सकता है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो इस तरीके से आपका जो अमाइड है वो आपका हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखो कुछ और रिएक्शंस को देख लेते हैं। जैसे आपको अगर पता हो, अगर आपके पास CN होता है और अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हो, मतलब पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस में मैंने आप लोगों को बताया था पहले कि इसमें सिर्फ 2 पाई मतलब पाई बॉन्ड तोड़ो, सिग्मा ना तोड़ो, तो इधर आपके पास क्या होगा OH और इधर 2 टाइम H, मतलब पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो आपके पास बनेगा ये RCONH2। तो साइनाइड के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से इस बात को ध्यान रखना है कि अमाइड बनता है, या इसके लिए स्पेशली रिएजेंट कई बार लिया जाता है H2O2 प्लस NaOH। तो ये रिएजेंट को हम लोग लेते हैं, फिर पार्शियल हाइड्रोलिसिस लिख क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से पहले अमाइड ही बनता है और फिर बाद में वो कन्वर्ट हो जाता था कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसको एक बार और फिर तोड़ दो, इधर H इधर OH दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, पर पहले बनता आपका यही, पहले अमाइड बनता है। या फिर अगर आप H2O2 प्लस NaOH लोगे तो ध्यान रखना है कि ये मॉलिक्यूल बनता है इसमें। ठीक है, तो हम लोग इसमें कुछ ऐसे पहले 1-2 रिएक्शंस को देख लेते हैं, फिर इसमें कुछ और रिएक्शंस भी लिख लेते हैं। तो जैसे वही अमाइड का समझ लो प्रिपरेशन ही टाइप का, तो देखो कुछ रिएक्शंस को इसमें कर लेते हैं। जैसे आपके पास क्या होता है कि क्योंकि ये जो मैं रिएक्शंस करने जा रहा हूँ, ये रिएक्शंस मतलब इस टाइप के रिएक्शन JEE वालों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो स्पेशली JEE एडवांस वालों को। तो देखो ये सक्सेनिक एसिड है, ये तो पता ही आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इस डेरिवेटिव में इसका पढ़ाया है नेम। तो इसको अगर आप हीट करोगे तो इससे बनता आपके पास CH2 और फिर C डबल बॉन्ड O, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर आपके पास दिस इज सक्सेनिक एनहाइड्राइड। ठीक, ये होता है। पर अगर आप ये ना करके अगर आप इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ कर दो, एक्सेस में अमोनिया की कमी नहीं पड़नी चाहिए भाई, और साथ में हीट, तो पता ही होता है हीट करने पे फिर वही आपको वो बाहर निकल जाता है, सब पता ही आपको, अरे अभी तो पता है प्रिपरेशन में। तो क्या बनेगा CH2 CONH2 और CONH2। ठीक है, ये अमाइड बन जाएगा, एक्सेस में दोनों पे अटैक होगा। ठीक है, और अगर आप इसको फिर से हीट करो, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग हीट करो तो इसमें अमोनिया बाहर निकल सकता है। ठीक है, अमोनिया बाहर निकल सकता है, या अगर आप इसको कोई ऐसा कर दो, कोई थोड़ा सा एसिडिक मीडियम में रख लो तो ज़्यादा इजीली निकलेगा। मतलब एसिडिक मीडियम में क्या होगा पता है, अमोनिया बेस ही होता है, अटैक करेगा, NH3 बनेगा, NH3 इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, और फिर इस पे अटैक, मतलब फाइनली हीट भी कर दोगे अच्छा खासा तब भी हो जाएगा। ये थोड़ा सा एसिडिक मीडियम हीट करोगे तो अच्छा होगा। तो इससे बनता है CH2 C डबल बॉन्ड O, जैसे ये वैसे इसी से मिलता जुलता C डबल बॉन्ड O और ये NH। ठीक है, वहाँ वाटर बाहर निकला, यहाँ पे अमोनिया बाहर निकलेगा। तो ये मॉलिक्यूल क्या है, दिस इज आपका ये एनहाइड्राइड है, तो ये क्या है, दिस इज सक्सेनिमाइड। इसको सक्सेनिमाइड बोलते हैं, ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, और अगर आप H की जगह, अगर आप इस H की जगह ब्रोमीन जोड़ दो तो वो होता है N ब्रोमोसक्सेनिमाइड, और NBS, इस H की जगह ब्रोमीन जोड़ दो तो वो होता है NBS N ब्रोमोसक्सेनिमाइड। ठीक है, ये मॉलिक्यूल होता है। तो ये रिएक्शन आप लोगों को ऐसे ध्यान रखना कि अमोनिया के साथ इस तरीके से भी रिएक्शन आ सकती है।
अब जैसे ये हम लोगों ने किया एक्चुअल में, इसका यूज थैलिक एसिड में भी करते हैं, क्योंकि आगे हम लोग इस चैप्टर में वही अमीन्स की प्रिपरेशन करेंगे, तो वहां पे थैलिक एसिड का यूज पड़ेगा। तो एक स्पेशल प्रिपरेशन में इसका यूज पड़ेगा, तो इसलिए एक रिएक्शन कर लेते हैं इसमें। सिमिलरली जैसे आपके पास अगर एक थैलिक एसिड है और अगर आप इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ, एक्सेस में अमोनिया इसके साथ करते हो और इसको पहले हीट करते हो, तो आपके पास, अरे थैलिक एसिड अभी थोड़ी देर पहले तो एक बार फिर से बताया था फेनोल्फथालीन में, तो CONH2 अगर आप इसको एक स्ट्रॉन्ग हीट करो थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक मीडियम में, तो या हीट भी कर दो तब भी हो जाएगा। तो इससे बनेगा आपके पास C डबल बॉन्ड O NH, C डबल बॉन्ड O NH, दिस इज थैलिमाइड। तो आगे इवन एक रिएक्शन आने वाला है जिसका नाम होगा गैब्रियल थैलिमाइड प्रिपरेशन फॉर अमीन्स, तो उसमें इस मॉलिक्यूल का यूज होगा, दिस इज थैलिमाइड। ठीक है, इसको लिख लो, तो आगे आएगा वो बात की बात है। तो अभी हम लोग क्या करें, अभी अमाइड्स के बारे में कुछ हमने रिएक्शंस कर लिया, मतलब कुछ प्रिपरेशन के रिएक्शंस कर लिया। अब हम लोग इसके आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज, तो कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं फटाफट। तो देखो ये आपका अमाइड है, ये ठीक ठाक एसिड भी है, तो इसका रिएक्शन आप एसिड बेस के जैसे कर सकते हो बेस के साथ। तो क्या बनेगा, अरे भाई RCOO नहीं RCO, फिर आपके पास NH, अरे ये माइनस होगा Na प्लस हो जाएगा और प्लस वाटर बाहर निकल जाएगा। एसिड बेस रिएक्शन हो सकता है, ये ठीक ठाक एसिडिक भी है, क्योंकि आपका जो H निकलेगा उसको माइनस चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। पर हाँ, अगर आप इसका रिएक्शन सोडियम के साथ करते हो तो फिर सोडियम के साथ करने पे क्या होगा, अरे सोडियम पता होता है कि किसी भी एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल देता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, तो इससे बनेगा RCO NH माइनस Na प्लस और हाफ H2 गैस रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये अगर आप इसकी रिएक्शन मान लो जैसे वही सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, वैसे थोड़ा डिफिकल्ट है, पर अगर ले लिया मतलब पानी डाल दिया ढेर सारा, तो वैसे केस में क्या हो सकता है कि RCOOH बन सकता है। ठीक है, ये आपका हो सकता है। अगर आप इसका रिडक्शन करो LiAlH4 के साथ, तो ये इवन ऑलरेडी बताया हुआ है आप लोगों को, तो इससे बनता है RCH2NH2। तो प्राइमरी अमीन्स बनेगा, बात को ध्यान रखना, ये अमीन्स का प्रिपरेशन में यूज हो सकता है। या अगर आप इसका रिडक्शन करते हो H2 निकल के साथ, तो बनेगा RCH2NH2। ठीक है, रिडक्शन प्राइमरी अमीन्स, तो ये आपका रिडक्शन से बनता है। ये सब रिएक्शंस आप लोगों को ध्यान रखने हैं सारे। इसके अलावा देखो इसमें और क्या हो सकता है, अगर आप इसका रिएक्शन P2O5 के साथ करते हो, इसको स्ट्रॉन्ग हीट, P2O5 इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। वाटर बाहर निकाल दो, पानी निकाल लेगा इससे, और क्या बनाएगा RCN प्लस वाटर बाहर। या ये काम आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आप इसको रिएक्शन SOCl2 के साथ हीट, तब भी यही बनेगा। SOCl2 हीट में ही बनता है RCN, और वो जो भी आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो बस RCN लिख लो। या Al2O3 के साथ भी हीट, तो SOCl2 या फिर इनको ध्यान रखना, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल के साथ ये चीजें हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस हो गए जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब इस अमाइड पे एक रिएक्शन है जो हम लोग करने जा रहे हैं, उसको अमाइड का रिएक्शन समझ लो, उसको प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइड समझ लो, प्रिपरेशन ऑफ अमाइन समझ लो, जो समझना चाहो समझ लो। एक रिएक्शन है जो करने जा रहे हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप उसको कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन समझना चाहो, मतलब आप वही अमाइड का रिएक्शन समझना चाहो समझ लो, या फिर अमाइंस का प्रिपरेशन, जो समझना चाहो समझ लो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो एक नीचे हेडिंग लिखते हैं, हॉफमैन ब्रोमा माइट डिग्रेडेशन
रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या होता है इसको समझते हैं। अगर आपके पास एक अमाइड है, इसकी रिएक्शन अगर आप Br2 के साथ एक्वस KOH में करते हो तो इसमें जादू हो जाता है और CO उड़ जाता है और इससे बनता है अमाइन। तो यहाँ हाँ प्राइमरी अमाइड होना चाहिए, मतलब कि इधर कोई साइड कोई हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अगर आप प्राइमरी अमाइड का रिएक्शन ब्रोमीन या KOH के साथ करते हो तो प्राइमरी अमाइंस बनता है। हॉफमैन ने ये रिएक्शन स्पेशली ब्रोमीन में किया था, पर ये रिएक्शन क्लोरीन के साथ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें नीचे लिखो दिस रिएक्शन कैन ऑल्सो टेक प्लेस विथ क्लोरीन। साथ में कुछ और भी रिएजेंट निकलते हैं जो भी देख लेंगे भाई क्या क्या निकलते हैं, पर मेनली क्या प्राइमरी अमाइड से प्राइमरी अमाइड होना चाहिए, मतलब इधर कोई RO नहीं होना चाहिए। तो प्राइमरी अमाइड से प्राइमरी अमाइन बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 एंड एक्वस KOH, ठीक है। इसका मैकेनिज्म समझते हैं। इसको मैकेनिज्म करने के पहले मैं आपको कुछ बातें इसके बारे में बता देता हूँ। जब मैं तैयारी कर रहा था 2006 की बात है ये, तो हम लोगों को भी पता था ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, और हम लोगों के टाइम पे पैसेज मतलब फर्स्ट टाइम JEE ने पैसेज उसी 2006 में इंट्रोड्यूस किया, मतलब हम लोगों के टाइम पे चेंजेस हुए थे। और मैं कई बार कहता हूँ कि जब भी चेंज होता है तो जो पढ़ाई करता है उसको फायदा होता है। ये चीज़ पर्सनली मेरे साथ हो रखा है, मुझे पता है, ऐसा मैंने देखा भी लोगों के साथ है। तो मैं पढ़ाई करता तो चेंजेस हुए, मुझे बहुत मतलब उसका फ़ायदा मिला, पढ़ाई करने को फ़ायदा मिलता है। तो हम लोगों के टाइम 2006 में हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में पैसेज आया था, तो इसका पैसेज में पूरा मैकेनिज्म में बता रखा है। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन 2006 में इस पे पैसेज में पूरा मैकेनिज्म में बताया था, और फिर इस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए थे। तो ये इस पे बेसिक पैसेज भी 2006 में आ चुका, मतलब जिस साल मैंने दिया उसी साल आया हुआ है। मेरा पूरा सही हुआ था क्योंकि मुझे ये रिएक्शन बहुत अच्छे से आती थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ इसको। अब देखो करते इसका मैकेनिज्म इसका इंपॉर्टेंट है। तो क्या है इसको समझते हैं। RCONH2 इसका जो रिएजेंट जो था ब्रोमीन और KOH, याद करो वो रिएजेंट वही है जो हेलो फॉर्म में था। हेलो फॉर्म यही सेम रिएजेंट था, ब्रोमीन और KOH। हेलो फॉर्म के टाइम पे अमाइड में मना करवाया था, बोला था अमाइड में हेलो फॉर्म मत करना, वहां पे हॉफमैन रिएक्शन होती है। मैं आप जाओ हेलो फॉर्म के मेरे लेक्चर पे जाओ, अगर आपको मिले, मैंने उसमें ये कहा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव हेलो फॉर्म नहीं देते, और मैंने ये कहा था वो कुछ और देते हैं, वो ये देते हैं। मैंने ये नहीं कहा था वो रिएक्शन नहीं देते, मैंने कहा था देते पर कुछ और देते जो हेलो फॉर्म नहीं है। तो अब है क्या, वो हॉफमैन देते। पहले 1 मिनट के लिए इसको समझ लो। हेलो फॉर्म वाले में क्या था, देखो हेलो फॉर्म के केस में मैकेनिज्म उसका भी बताया था कि ये H को लेके जाता है, और H को लेके जाता था, यहाँ माइनस चार्ज आता था और रेजोनेंस स्टेबलाइज होता था, ठीक है। अब आप खुद देखो, अब देखो इधर का माइनस चार्ज और मान लो इधर माइनस चार्ज आया, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा भाई, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ज्यादा स्टेबल ये होगा, तो इधर से H निकलेगा। इस वजह से अब इसका हाइड्रोजन नहीं निकलेगा। हेलो फॉर्म के केस में कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव अगर आप लेते थे तो क्योंकि मीडियम बेसिक था तो रिएक्शन में फिर कार्बोक्सिलिक एसिड चला जाता, फिर ये कुछ नहीं कर पाता, तो इस वजह से उनको लेने के लिए मना किया था ये, ठीक है। तो इस मतलब इसकी इससे ज़्यादा एसिडिटी इसकी है, तो इसलिए ये बाहर निकलेगा। तो इसलिए इसमें हॉफमैन रिएक्शन होगा, ये ध्यान रखना है। जब NH2 होगा हेलो फॉर्म नहीं होगा। तो अब देखो क्या होगा, मीडियम बेसिक है, हेलो फॉर्म से जैसे स्टार्ट करना है, H बाहर निकलेगा, RC डबल बॉन्ड O, NH पे आया माइनस चार्ज, फिर ब्रोमीन, ये इस पे अटैक। अरे हेलो फॉर्म में भी तो कुछ ऐसा ही हो रहा था, और इसको बाहर, तो क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड O, NH Br, और ब्रोमीन बाहर, और ब्रोमीन वो भाई K है ना, KBr बन जाएगा। अरे Br माइनस मतलब KBr, समझ लो KBr हो गया, ठीक है। लिखना चाहो लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, KBr हो गया।
फिर से बेस, इस पे अटैक, ये मॉलिक्यूल बना। अब ये जो मॉलिक्यूल बना, इसके बाद क्या होगा, इसमें बहुत कंट्रोवर्सी है, अलग अलग लोगों के अलग अलग थॉट है। हाँ, इस पे एक्चुअल में देखो मैकेनिज्म क्या होता है, आपको कई बार बताया कि हम लोगों के पास रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है, बीच में क्या होता है दिखता थोड़ी ना, ये क्या बनना है दिख नहीं रहा है। अलग अलग कंडीशंस पे, अलग अलग पीएच पे, अलग अलग आइसोटोप को लेके स्टडी करते हैं, जिससे आइडिया लग जाता है अच्छा भाई ऐसा ऐसा होता है। पर कई बार कई चीज़ों को करने के बाद भी आइडिया नहीं लग पाता। तो अगला स्टेप क्या होगा, इस पर बहुत कंट्रोवर्सी है कि क्या होने, मतलब एक्चुअल में प्रोडक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको दोनों स्टेप बता देता हूँ, पर मतलब बहुत से कंट्रोवर्सी। देखो कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये इस पे अटैक करता है, जैसे अटैक करेगा कार्बन की वैलेंसी 5 होती है, तो फिर ये टूटता है R-, और ये यहां अटैक करेगा और ब्रोमीन को बाहर। आप सोच रहे हो क्या कर दिया, करके देखते, करके देखो। ये इधर आया डबल बॉन्ड, ये टूटा, और ये तो देखो क्या हुआ, C+O, अरे ये तो रहा ही नीचे वाला, फिर डबल बॉन्ड N और फिर R और ब्रोमीन बाहर। देखो मैं यही बोल रहा हूँ, ब्रोमीन मतलब KBr। अरे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड टूटा और इधर टूट गया। ये कुछ लोग कहते हैं कि ये एक स्टेप में, मतलब ये एक ही स्टेप में हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं होता, मतलब कुछ लोगों का कहना है ऐसा नहीं होता है। तो क्या कहना होता है वो समझते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रोमीन पहले ही निकल लेता है, क्योंकि ब्रोमीन माइनस जो है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, माइनस चार्ज स्टेबल होता है, वाटर एक्वस मीडियम निकल लेता है, पहले से निकल लेता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि इससे पहले बनता है R, C+O, फिर N और ब्रोमीन माइनस निकल लिया, ठीक है, ये मॉलिक्यूल बना। इसमें नाइट्रोजन पे देखो 4 इलेक्ट्रॉन, याद है मैंने जीओसी में कहा था एक इंटरमीडिएट है नाइट्रीन, आगे मिलेगा, ये है वो नाइट्रीन, ये है नाइट्रीन, एक ही, सब तो इंटरमीडिएट मिल गए, सारे आपको मिल गए, कार्बोकैटायन, कार्बन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, बेंजाइन, सब मिल गया, यही बचा है लास्ट इंटरमीडिएट। तो कुछ लोगों को कहना है कि इस रिएक्शन में नाइट्रीन बनता है, और क्योंकि नाइट्रीन अनस्टेबल है तो इसमें फिर ये ऐसे अटैक होके और फिर ये ऐसे होके और फिर ये ऐसे जुड़ के ये मॉलिक्यूल बनता है। लोगों के अपने अपने थॉट है, कोई कहता है सीधा बनता है, कोई कहता है नहीं पहले नाइट्रीन बनता है फिर ये बनता है। जो करना चाहो कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बनता है। इसका नाम है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल इसमें अभी तक यही है, आइसोसाइनेट। ये आइसोसाइनेट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आइसोसाइनेट, ठीक है। इसके आगे तो कुछ है ही नहीं एक्चुअल में। आइसोसाइनेट एक बार बन गया, इसके आगे, अरे अब इसके आगे तो हाइड्रोलिसिस, भाई फेवरेट आप लोगों को हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करवा प्रोडक्ट फटाफट। अब बोलोग हाइड्रोलिसिस कहां से होगा, अरे एक्वस KH क्यों लिखा था, बेसिक मीडियम है पर एक्वस लिखा था ना ये, तो एक्वस KH हाइड्रोलिसिस करो, एक्वस है बेसिक मीडियम है, फटाफट इसको तोड़ो, इधर H, यही तो होता है हाइड्रोलिसिस, इधर OH, अच्छा हाँ, तो करो तो क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड प्लस RNS2, तो ये हमारा प्रोडक्ट है। क्योंकि मतलब मीडियम बेसिक है तो ये यही रहेगा, इसका कुछ नहीं होगा। हाँ, ये क्योंकि मीडियम बेसिक है तो इसका KH के साथ रिएक्शन होके ये K2CO3 बना देगा। अरे एसिड का बेस बन जाएगा तो ये बन जाएगा मॉलिक्यूल, ठीक है, ये रिएक्शन। तो इसमें एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखना, वो ये पूरे रिएक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये H जाता है और बाद में, अरे मैंने तो बताया था कि भाई देखो इसमें मैजिक हो जाता है, गायब हो जाता है, पर एक्चुअल में इसका H निकल जाता है
और बाद में H जो है वो सॉल्वेंट से आए। ये H ध्यान रखना, ये H जो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये सॉल्वेंट से आता है, फ्रॉम सॉल्वेंट। तो ये लिख लो, ये फ्रॉम सॉल्वेंट, बस इतना भी ध्यान रखोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ये तो ये इसका मैकेनिज्म है ये। तो इसका मतलब कि जब ये रिएक्शन करवाते हैं तो अब इसको देखो डिटेल में लिखते हैं। तो मतलब आपका रिएक्शन जब RCONH2 का रिएक्शन प्राइमरी होना चाहिए, ध्यान रखना, 2 बार हाइड्रोजन निकल रहा था इसमें का रिएक्शन Br2 और KOH एक्वस KOH के साथ करते हैं तो बनता है RNH2, साथ में Br माइनस निकल रहा था, K है फ्री में तो KBr बनता है, साथ में बनता है K2CO3 और वाटर भी मान लो निकला है बहुत। मतलब ये सब तो ऐसे ही है, इरिलेवेंट, ये काम का ही है। प्राइमरी अमाइड से प्राइमरी अमाइड, ध्यान रखना कि हाइड्रोजन कहाँ से आता है, फ्रॉम सॉल्वेंट, इस बात को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इस क्लास में कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखो चलो स्टार्ट करते इसी से। ये मॉलिक्यूल दे दिया, उधर वाले से तो हेलो फॉर्म होगा, पर हेलो फॉर्म नहीं करवाना इसमें करवाना है हॉफमैन। हॉफमैन हेलो फॉर्म पे भारी पड़ेगा, फिर इसकी एसिडिटी ज़्यादा, तो इसका आंसर है CH3NH2। बाकी लिखना चाहो लिख लो, ठीक है, ये बनेगा इसका प्रोडक्ट। यहां पे अगर आपको लिख के आ गया ब्रोमीन और एक्वस KOD का मतलब आपको बाय डिफॉल्ट अब समझना है D2O, नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट D2O ही समझना है। और फिर इसका आंसर ND2, सॉल्वेंट से आ रहा था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये देखो मॉलिक्यूल है। अब क्या क्या इसमें हो सकता है, इसमें देखो मैं कुछ सीरीज ऑफ रिएक्शन समझाता हूँ। अगर आप इसका रिएक्शन Br2 एक्वस KOH के साथ करोगे तो बनेगा CH3CH2NH2। अच्छा, अगर आप इसका रिएक्शन मान लो ऐसा आगे Br2 प्लस एक्वस KOD के साथ करोगे तो बनेगा CH3CH2ND2। समझना, बाय डिफॉल्ट वाटर क्या है, D2O, नहीं दिया तो D2O। पर एग्जाम वाले और कंफ्यूज कर सकते हैं, नहीं कोई भरोसा है क्या कितना कंफ्यूज करें। Br2 KOH और D2O ये लिख दिया। हाइड्रोजन हाइड्रोलिसिस में था ना, वो सॉल्वेंट से आया था, हाइड्रोजन सॉल्वेंट D2O है, D2O KOH से नहीं। अब उन्होंने दिखाया सॉल्वेंट D2O, देखो D2O, तो इसका मतलब इसमें CH3CH2ND2। अगर सॉल्वेंट नहीं दिखा रहे हैं तो इसी से गेस करना है, सॉल्वेंट नहीं दिखा रहे तो इससे गेस करना है। ठीक है, अगर दिखा दिया तो सॉल्वेंट से याद रखना आता है, फिर इससे गेस नहीं करना है, फिर सॉल्वेंट से। ये है सॉल्वेंट, तो ये इसका आंसर। ठीक है, इस रिएक्शन में ब्रोमीन की जगह क्लोरीन भी आ सकता है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इस रिएक्शन में स्टीरियोकेमिस्ट्री में फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसमें नीचे लिखो कि दिस रिएक्शन डज नॉट अफेक्ट द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब अरे ऑप्टिकली एक्टिव है, कुछ फर्क नहीं पड़ता इसमें। क्लोरीन के साथ, अरे ऐसे लिख लिया, बोल दिया क्लोरीन के साथ भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। एक्वस KOH क्लोरीन के साथ भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा था वैसा ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्बन इज नॉट अफेक्टेड। अरे भाई रिएक्शन तो यहाँ हो रहा है ना, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। कार्बन इज नॉट अफेक्टेड। ठीक है, डज नॉट अफेक्ट द स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है भाई,
अब ये सब जो कर रहे हैं इस पे हॉफमैन ब्रोमोबाइट समझ में आपको आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्वेंट से चाहता है, बस ध्यान रखना स्टीरियोकेमिस्ट्री में फर्क नहीं पड़ता। दो बातें हमें इसमें और समझनी है, मतलब ये रिएक्शन तो हो गया, इसके आगे एक तो जो आइसोसाइनेट बनना है एक्चुअल में उसका बनना आरडीएस है, ठीक है। आप नीचे लिखना चाहो तो लिख लो कि फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनेट, वही जो आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड हो, इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वो जो इतना घूम घूम जो है वो करवाना बहुत डिफिकल्ट है, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अच्छा, आइसोसाइनेट का हम लोग थोड़ा देखते हैं कि क्या हो सकता है। देखो आइसोसाइनेट मान लो बन गया, तो नीचे नोट करके लिखो, नोट करके लिखो। आइसोसाइनेट मान लो बन गया, इसको अगर पानी में डाल दिया, लो इसको आइसोलेट कर सकते हैं, मतलब ये आइसोलेट हो जाता है। अरे आइसोलेट मतलब कि ये बन गया तो आप इसको स्टोर कर सकते हो। इसके बीच में बताया था, अरे भाई ये था, देखो देखो देखो, इसके क्या हुआ इसके बाद नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि स्ट्रीम हो, कुछ लोग कहते हैं नाइट्रीन बना। अरे वो हमारा डिस्कशन नहीं है, बन गया ना, इसको स्टोर कर लिया आइसोसाइनेट ये। तो इस पे फोकस करो अभी, इस पे आइसोसाइनेट। अगर आइसोसाइनेट को वाटर में डालते हैं तो अमाइन बनता है। अच्छा, हाँ प्राइमरी अमाइन। पर मान लो किसी ने बोला कि भाई कुछ और कर लो, एल्कोहल में डाल दिया तो तब क्या, तब भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पाई बॉन्ड वीक है, एक की हाइड्रोलाइसिस करो, पाई बॉन्ड वीक। अरे इधर होता है माइनस, इधर होता है प्लस, तो इधर पकड़ाओगे H, इधर पकड़ाओगे OR, तो क्या बनेगा देखो, इससे बनेगा R NH C डबल बॉन्ड O और OR। ऐसा मॉलिक्यूल भी बनता है इसमें। तो अल्कोहल में अगर करोगे तो ये सब भी आपको देखना पड़ सकता है। हाँ, और हो सकता है कुछ और भी कॉम्प्लिकेटेड कर दे। मान लो RNH2 हो गया, तो ऐसा भी हो सकता है RNH C डबल बॉन्ड O फिर NHR, वो सिमेट्रिक, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तीन बातों को ध्यान रखना कि इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड कर सकती है अगर वाटर की जगह कुछ और दे दिया तो। ठीक है, नॉर्मली मतलब चांसेस कम है सब आने के, पर फिर भी ध्यान रखना है कि ऐसा हो सकता है। आइसोसाइनेट में चीजें बदल सकती है। ठीक है, अब हॉफमैन ने देखो पहले ये रिएक्शन करके दिखवाया, इसलिए हॉफमैन वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। और पता ही होता है रिएक्शन और कॉपी पेस्ट चलता रहता है, तो दो साइंटिस्ट और बोले कि हम भी ऐसा कर लेंगे, तो उन लोगों ने इसी से इंस्पायर होकर इसी को कॉपी पेस्ट मतलब थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके दो रिएक्शन और बना दी। तो लिख लेते, नॉर्मली बुक्स में जैसे आप लोगों के मॉड्यूल में नॉर्मली नहीं दिए हुए, बुक्स में कई बार दिया होता है कई बार नहीं दिया होता, पर पूछा जा सकता है, तो लिख लेते हैं। तो एक इसमें है सिमेट रिएक्शन। बस ऐसे ही कॉपी पेस्ट। सिमेट ने बोला अच्छा उसने अमाइड लिया था हॉफमैन ने, अमाइड, अच्छा मैं कार्बोक्सिलिक एसिड लूंगा और बोला मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा पहले HN3 के साथ और फिर मैं इसका करूंगा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करना है, जो बेसिक मीडियम लोगे तो थोड़ा अच्छा सा रहेगा हाइड्रोलिसिस, मतलब कि हाइड्रोलिसिस ध्यान रखना एसिडिक का बेसिक दोनों मीडियम में हो जाता है और इससे भी बनता है अमाइंस। तो सिमेट ने बोला उसने करवाया है अमाइड से, मैं करवाऊंगा कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो HN3 ध्यान रखना, ये है HN3 आपका, वैसे N3 माइनस होता है अजाइड, तो ये आपका हाइड्रो एजिक एसिड मतलब हाइड्रो एजो एसिड, बल्कि हाइड्रो एजो एसिड होगा। अरे N3 माइनस अजाइड आयन होता है तो हाइड्रो एजो एसिड मतलब HN3, फिर हाइड्रोलिसिस ये मॉलिक्यूल। ठीक है, करते मैकेनिज्म कर लेते हैं, सब बहुत डिफिकल्ट मैकेनिज्म नहीं, कर लेते हैं। मुझे ये बताना है कि इन सब रिएक्शन में सब में आइसोसाइनेट बनता है, सब में ध्यान रखना आइसोसाइनेट बनेगा, वही आपका वो बनेगा, उसके आगे फिर ऑटोमेटिक हो जाता है। देखो क्या होता है, HN3 का मतलब है कि H प्लस का इस पे अटैक और OH माइनस को एक पुअर लिविंग ग्रुप से गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना।
एंड N3 माइनस इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, अटैक करेगा बाहर होगा। मैं दिखाता हूँ भी क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O, फिर देखो N पे लोन पेयर और N ट्रिपल बॉन्ड N। अरे इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है भाई, यहाँ पे प्लस होता है और यहाँ माइनस होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अरे N3 माइनस N का स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ क्या, N3 माइनस N का ये स्ट्रक्चर होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये देखो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बढ़ा दिया माइनस चार्ज, ऊपर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, कोऑर्डिनेट को हटाओगे तो डबल माइनस है, वैसे एक अटैक करने पे चला गया, ठीक है। तो समझ लो ये इसका स्ट्रक्चर है, बस हो गया। अब क्या होता है N2 गैस, N2 गैस तो पता ही होता है पूरे केमिस्ट्री का सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप, नहीं पता तो लिख लो, वैसे कई बार बताया N2 गैस इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप। अब वही जो होता है, या तो समझ लो नाइट्रोजन गैस पहले उड़ गया, अरे कोऑर्डिनेट बॉन्ड अपना था लेके इलेक्ट्रॉन चला गया वो बस, और बन गया नाइट्रीन, कहने के लिए नाइट्रीन बना लो, और ये बन गया तो पता ही इसके आगे की स्टोरी। या कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये एक ही स्ट्रिप में होता है, वही कंट्रोवर्सी चल रही, कुछ लोग कहते हैं नाइट्रोजन बनता है, कुछ लोग नहीं बनता है, मतलब आइसोसाइनेट बनता है बस। कुछ लोग कहते हैं भाई ये नाइट्रोजन माइनस चार्ज, ये अटैक, ये इधर और ये आपका इधर अटैक और ये बाहर, देख लो यही आएगा जी। फिर इसके आगे अरे ये बन गया आइसोसाइनेट बन गया, उसके आगे तो हाइड्रोलिसिस है, हाइड्रोलिसिस करवा तो RNH2 बनेगा। बेसिक मीडियम को थोड़ा प्रिफर करते हैं, आप बोलोगे क्यों, क्योंकि ये बेस बनता है जिससे ये रह जाए, अगर एसिडिक मीडियम होगा तो फिर ये बेस का रिएक्शन एसिड के साथ हो जाएगा, तो इस वजह से ये हम लोग प्रिफर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिमेट रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या लिया जाता है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में हाइड्रोएजो एसिड, ठीक है, ये हो गया। जब सिमेट ने ये किया तो एक रिएक्शन एक साइंटिस्ट और थे, बोले एक और करेंगे हम लोग, कर्टियस रिएक्शन कर लो, या कर्टियस रीअरेंजमेंट, ये भी करवाया। इन्होंने बोला अच्छा तुमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, तो इन्होंने बोला मैं COCl लूंगा, सब एक ही है एक ही जैसे। अब COCl अरे भाई देखो लिया यही था, तो कई बार ऐसा भी लिख के आता है कार्बोक्सिलिक एसिड और इसमें लिख लो SOCl2 पहले, तो वही बन जाएगा RCOCl। तो इन्होंने R ये ले लिया और बोला कि पहले करवाएंगे NaN3 के साथ रिएक्शन, अल्टीमेटली वो अटैक करके बाहर, और फिर हाइड्रोलिसिस, सब वही सब। तो समझ में आ रहा होगा, इस पे अटैक होगा, फिर से बनेगा R C डबल बॉन्ड O N3, फिर फाइनली बनेगा R N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और N2 गैस बाहर, और हाइड्रोलिसिस। तो ये मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये 3 मिलते जुलते रिएक्शन है, मतलब हॉफमैन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों भी पता होना चाहिए। एक में इसमें ऐसा भी आ सकता है, इवन आपको ये ऐसा लिखा है, जैसे मान लो कि CH3 CH2 COOH ऐसा लिख के आ सकते हैं। देखो पहला SOCl2, दूसरा NaN3, तीसरा कुछ भी वाटर लिखा है, या लिख के आ सकता है वाटर और बेसिक मीडियम हाइड्रोलिसिस, तो क्या बनेगा RCH2 CH3 CH2 NH2, ठीक है। और ये तो निकल जाता है हाइड्रोलिसिस में, ठीक है, तो पता है चल ही क्या होगा, तो RCH2 की जगह NH2, ठीक है, ये मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से रिएक्शन आ सकता है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये कुछ मेथड्स थे प्राइमरी अमीन्स को बनाने वाले जो मिलते जुलते थे, ठीक है। तो ये अमाइड हम लोगों का सेक्शन, अभी हम लोगों का जो सेक्शन वो अमाइड एक्चुअल में खत्म हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। अमाइड से देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगा, अब हम लोग चैप्टर में आते हैं, तो हम लोग करते हैं इसमें वही अमाइंस के बारे में। अरे
वही तो हेडिंग है अमाइंस, तो नीचे लिखो अमाइंस या हेडिंग लिखो आप प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। तो प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस करते हैं, अमाइंस की कुछ प्रिपरेशन सीखते हैं। तो ये सब जो किया उसमें आप समझ लो, ये तो अमाइड का रिएक्शन थे, अमाइंस का प्रिपरेशन, आपको जो समझना चाहो समझ लो, या फिर जैसे इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का वही था रिएक्शन, जो भी समझना चाहो समझ लो, तो था मतलब अमाइंस बनता था, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। ठीक है, तो इसमें करते हैं कुछ मेथड करते हैं, कुछ अभी करेंगे कुछ नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। तो फर्स्ट लिखते हैं, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो इसमें पहले लिखते हैं फ्रॉम एल्किल हैलाइड। तो अगर आपके पास एक एल्किल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन अगर आप अमोनिया के साथ करते हो तो अमोनिया इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, अटैक करेगा। ठीक है, SN2 टाइप मैकेनिज्म बनेगा RNS2 प्लस HX। ठीक है, ये बनता है आपका। अगर आप इसकी रिएक्शन फिर से अगर आप RX के साथ करोगे, नाउ NH2 इज अ वेरी मतलब RNS2 इज अ बेटर देन अमोनिया। ठीक है, मतलब ये आप समझ लो, अगर एक्सेस में है तब क्या क्या हो सकता है। तो पहले बनेगा प्राइमरी अमाइन। ठीक है, ये वैसे इसको भी कई बार हॉफमैन रिएक्शन बोलती है, पूरा हॉफमैन ने करवाया हॉफमैन रिएक्शन। पिछला वाला क्या था, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक, इसको बाहर, तो इससे बनता है RNH, फिर R, फिर HX बाहर, फिर इससे इसका रिएक्शन RX के साथ, और HX बाहर, और सबसे लास्ट में इसका रिएक्शन फिर से वही आपका RX के साथ, तो इससे बनेगा R4 प्राइमरी सेकेंडरी अमाइंस और टर्सरी अमाइंस, और इसको अगर आप वही करोगे तो RN प्लस और X माइनस। तो लास्ट वाला क्या, लास्ट वाला है क्वाटनरी अमोनियम, और क्वाटनरी अमोनियम या फिर X माइनस, तो क्वाटनरी अमोनियम, इसको बोलते हैं क्वाटनरी अमोनियम, इसके साथ बोलते हैं क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। तो ये क्या है 4 डिग्री, दिस इज क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट को अगर आप बेस के प्रेजेंस में हीट करते हो तो एल्कीन बनता है, हॉफमैन एल्कीन। इसका मैंने प्रिपरेशन हॉफमैन एल्कीन के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका एक रिएक्शन हो गया, ये इवन ये पूरा रिएक्शन आपको बताया हुआ है पहले, पूरा का पूरा रिएक्शन। तो ये पूरा रिएक्शन बताया हुआ है आपका, और क्वाटनरी को अगर आप हीट करोगे तो वो आपका एल्कीन बनता है। ठीक है, तो जैसे कुछ कर लेते हैं, सिर्फ अमोनिया दिया है तो आप बनाओगे RCH2 CH2 NH2। ठीक है, अगर आपके पास गिवन है CH3 CH2 Cl एक्सेस में है तो अल्टीमेटली बनेगा ये CH3 CH2 एंड वही ET और ET। ठीक है, मॉलिक्यूल बनेगा। इसको अगर बेस के साथ हीट करते हो तो ये इवन सीबी मैकेनिज्म, इवन सीबी बीटा पोजीशन पे अनायन, ये बाहर, तो इससे एल्कीन बनता है। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये एक मेथड, आप इसमें किसी भी तरीके की अमीन्स बना सकते हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, इवन इसमें आप क्वाटनरी तक भी जा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला मेथड। इसमें दूसरा मेथड एक करते हैं, ये सबसे ज्यादा कॉमन, जैसे पहले किया। दूसरा गैब्रियल, जो भी लिखवाया था थैलिक एसिड वाला बताया था ना, भी गैब्रियल मेथड में आएगा, वही गैब्रियल थैलीमाइड मेथड। देखो है क्या ये, इसमें रिएक्शन को कॉन्सेप्ट को समझो। तो एक्चुअल में पहले इसमें हम लोग आपका थैलीमाइड लेते हैं,
दिस इज थैलीमाइड, अभी तो बताया था। इसकी रिएक्शन हम लोग बेस के साथ करते हैं, और ये H पता है अच्छा खासा एसिडिक है, बहुत तुरंत निकल जाएगा आराम से, अच्छा खासा एसिडिक है। ठीक है, K प्लस जो करना चाहो कर लो। फिर इसकी रिएक्शन हम लोग करते हैं एक एल्किल हैलाइड के साथ। ठीक है, ये एल्किल हैलाइड क्योंकि इसका साइज बड़ा है तो ये प्राइमरी होना चाहिए, ध्यान रखना। एक एल्किल हैलाइड के साथ करते हैं, मैं भी लिखवा दूंगा बस वही एल्किल हैलाइड के साथ। बल्कि ग्रुप है तो ये SN2 टाइप मैकेनिज्म है, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है तो प्राइमरी ही लेना है एक्चुअल में। सेकेंडरी टर्सरी में फिर एल्किन बन जाता है, जो हमारे काम का नहीं होगा। तो ये रिएक्शन होता है, X बाहर निकल गया, इसके आगे हाइड्रोलिसिस। ये ऐसा भी लिख के आ सकता है एक्वस KOH, या हाइड्रोलिसिस वही H2O और OH माइनस। हाइड्रोलिसिस में क्या, अरे कार्बन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन में, इसको H इसको OH, इसको H इसको OH, थैलिक एसिड बन के निकल जाएगा। अरे थैलिक एसिड और साथ में बनेगा RNH2। तो इस रिएक्शन से हमेशा आपके पास प्राइमरी अमाइन बनता है, प्राइमरी अमाइन। ठीक है, इसको लिख लो, साथ में थैलिक एसिड प्लस थैलिक एसिड लिख लो, थैलिक एसिड। तो उसमें नीचे लिखो, इन दिस रिएक्शन एल्किल हैलाइड यूज्ड मस्ट बी प्राइमरी एल्किल हैलाइड। इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्किल हैलाइड, इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्किल हैलाइड अमीन्स इज नॉट ऑब्टेन्ड। ठीक है, सेकेंडरी और टर्सरी के केस में ये रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, इसमें नीचे लिखो इन दिस रिएक्शन, इसको लिख लो इन दिस रिएक्शन, ये लिख लो इज अ वेरी बल्की न्यूक्लियोफाइल। ये इसको लिख लो इन दिस रिएक्शन, दिस इज अ वेरी बल्की न्यूक्लियोफाइल, सो एल्किल हैलाइड मस्ट बी प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी होना जरूरी है। सो एल्किल हैलाइड मस्ट बी प्राइमरी। एक इंपॉर्टेंट बात, इसमें हमेशा प्राइमरी अमीन्स बनता है, इसमें सेकेंडरी और टर्सरी अमीन्स नहीं बन सकता। इसमें नीचे लिखो गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन is used for the preparation of primary amines only. That is, in this reaction always primary amines is obtained as the product. In this reaction secondary and tertiary amines are never formed. वो कभी नहीं बनते। ठीक है, तो देखो ऐसा रिएक्शन क्या, अब इसको देखो किस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो ये इस पे फिर अटैक करता है और फिर ध्यान रखना हाइड्रोलिसिस। तो इसका प्रोडक्ट क्या है, CH3 CH2 CH2 NH2, ये इसका प्रोडक्ट है। बाकी तो सब साइड प्रोडक्ट है। ठीक है, ये हो गया गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। ठीक है, इसमें एक थर्ड कर लेते हैं, एक थर्ड वही आपका जो आज कह रहे थे ना वो अजाइड। तो नीचे लिखो बाय यूजिंग अल्काइल अजाइड, अल्काइल अजाइड मतलब RN देखो इस पे होता है प्लस चार्ज और इस पे होता है माइनस चार्ज। इसको ऐसा लिखा जा सकता है एक्चुअल में, या अगर आप चाहो तो इसको आप बस यही वैसे लिख सकते हो। ठीक है, तो आप इसका रिडक्शन कर दो। ठीक है, तो इसके रिडक्शन से आपको बनता है RNH2 और N2 गैस उड़ जाता है, ऐसा होता है। इसके रिडक्शन से RNH2, रिडक्शन के लिए आप यहाँ पे क्या का यूज़ कर सकते हो, H2 निकल का यूज़ कर सकते हैं इसमें, या इसमें आप यूज़ कर सकते हो, इसमें ऐसा भी आ सकता है Na अल्कोहल। अरे बायोवेलेंट ब्लैंक रिडक्शन, वही Na अल्कोहल मतलब कि Na प्लस इथेनॉल मतलब कि CH3 CH2 OH। ठीक है, तो इसका मतलब रिडक्शन से भी ये रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। इसके बाकी बचे हुए प्रिपरेशन हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।